ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जिसके बारे में सरकार ये दावा पेश कर रही है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में एक अच्छा खासा उछाल आएगा, जीडीपी ग्रो होगी, सरलीकरण होगा, व्यापारियों के लिए आसानी होगी, एफडीआई आएगा, नौकरियां बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारे दावे पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन की डेट पास आ रही है, विभिन्न व्यापारी संगठनों का विरोध पुरजोर होता जा रहा है, विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से वो विरोध कर रहे हैं? हमारे साथ मौजूद है सीए अभिषेक राजा। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी आखिर है क्या, व्यापारी विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या सरकार जो इसके फायदे गिना रही है असल में वो फायदे होंगे, क्या नौकरियां सच में बढ़ेगी, क्या अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, या फिर इसके उलट ही कोई कहानी है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे टॉक शो में। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसा आपने बोला, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। रिफॉर्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं वो बताने में कहीं ना कहीं सरकार लेट हो गई है। जहाँ तक उनको बताने थे रेट्स, अक्टूबर 2016 में बताने थे, वो पहली बार रेट्स बताए गए 1200 आइटम्स के 18 मई 2017 को। दैट्स द प्रॉब्लम। जीएसटी के कुछ बिल्स अभी भी पेंडिंग हैं, जीएसटी के कुछ रूल्स अभी भी नहीं बताए गए हैं, इसीलिए लोगों को समस्याएं हैं। लोग जीएसटी समझ ही नहीं पा रहे हैं, और जब समझ नहीं रहे तो विरोध कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है विरोध का। सर, आप कह रहे हैं कि जीएसटी है तो एक अच्छी चीज, लेकिन सरकार इसे इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रही है। देखिए, इंप्लीमेंटेशन में जीएसटी काउंसिल में वोटिंग का राइट था, वोटिंग उन्होंने करवाई नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोट थे और अदर स्टेट्स के पास 2/3 वोट्स थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, जेटली साहब ने हर बार कोशिश की कि सारी चीजें रजामंदी से हो जाएं, और इंडिया में पॉलिटिक्स की वजह से रजामंदी हो नहीं पाई, इसीलिए चीजें लेट होती चली गई। आइटम्स अभी भी फाइनल नहीं हो पाए हैं, लेट हो रही हैं चीजें, सरकार रजामंदी से चीजें करने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, 1 जुलाई डेट है और आज सिर्फ अगर आप सोचें तो 10-12 दिन रह गए हैं बस। 10-12 दिन में इन्हें अभी ई-वे बिल पास करना है। ट्रांजिशनल प्रोविजंस पर अभी भी दिक्कतें हैं, अपील्स रिविजन्स के रूल्स अभी भी फाइनल नहीं हुए हैं, सर्वर का अभी भी आलम बहुत बुरा है, रजिस्ट्रेशंस माइग्रेशंस नहीं हुए हैं। इसीलिए जब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, इसीलिए दिक्कत है। सर, हमने विभिन्न व्यापारी संगठनों के विरोध को कवर किया। उनका एक मेन मुद्दा है कि कंप्लायंसेस बहुत बढ़ गए हैं। जहां पहले छोटे व्यापारियों को 4 रिटर्नें देनी पड़ती थी, अब उन पे 37 रिटर्नें थोप दी गई हैं एक तरीके से अगर कहा जाए तो। देखिए, ये बात कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक गलत भी है। अगर वो व्यापारी सच में छोटा है, कंपोजिशन स्कीम में 75 लाख तक की लिमिट है, वहां तक वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है, 3 रिटर्न से बच जाएगा। लेकिन अगर वो व्यापारी, देखिए पहले भी क्या होता था, मान लीजिए आप डेलीवेट से कंपेयर करते हैं इसको, डेलीवेट में भी एनेक्सर 2A, 2B और उसकी रिटर्न जाती थी, 3 रिटर्न तो फिर भी थी, लेकिन अब अलग अलग जीएसटीआर 1, 2 और 3 जाएंगी। ये बात सही है कि उसे मिनिमम 36 रिटर्न प्लस अगर 1 रिटर्न जोड़ ले 37 रिटर्न देनी है, लेकिन पहले वो एक में हिस्से में थी। व्यापारी सही भी है और गलत भी है, सरकार अपनी बात समझा नहीं पा रही है। सर, एक और व्यापारियों को दिक्कत है कि जब तक एक जगह से माल अगर दूसरी जगह जाना है, तो अगर बिल यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और जहां माल पहुंचना है अगर वहां पे एंट्री नहीं हो पाई तो वो सेल टर्म ही नहीं करी जाएगी। अगर वहां लाइट चली गई, ऐसी कोई समस्या का सामना करना पड़ा व्यापारियों को, तो फिर तो वो सेल मानी ही नहीं जाएगी। नहीं, ये तो गलत है, ऐसा कोई प्रोविजन उसमें नहीं है, ये तो व्यापारी कंफ्यूजन में है। ई-वे बिल अभी पास नहीं हुआ है, ई-वे बिल के रूल्स अभी फाइनल नहीं हुए हैं, तो इसको भी आप इस तरह नहीं ले सकते। सर, ई-वे बिल्स क्या है, आप हमें बताइए। ई-वे बिल का मतलब है किस समय कितनी गुड्स आप भेजेंगे, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए। व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या फॉर्मेलिटी है, कितने रुपए पर क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक बार एक ट्रांजेक्शन अपलोड कर दी तो कितने दिन तक उसको ट्रांसफर करना है। जीएसटी आ रहा है, जीएसटी के ऊपर आप कह रहे हैं कि सरकार की पहले से तैयारी नहीं थी, तो सर क्या जीएसटी के असल में कुछ फायदे हैं? जीएसटी के बहुत फायदे हैं सर। सबसे पहले तो कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मिटिगेशन खत्म हो जाएगा। आज की डेट में एक व्यापारी सेल्स भी कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, अगर वो अलग अलग चीज में है तो दोनों का क्रेडिट उसको नहीं मिलता है, जीएसटी में दोनों का क्रेडिट मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। रेट्स रिड्यूस होंगे,
ये आम कंज्यूमर को फायदा है कि रेट उससे रिड्यूस हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो उसको एग्जेम्पशन थी वो खत्म हो जाएगी। जैसे उत्तराखंड में होटल्स को एग्जेम्पशन थी वो खत्म हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में कुछ एग्जेम्पशन थी, नॉर्थ ईस्ट में एग्जेम्पशन थी, जो एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन थे वो खत्म हो जाएंगी। या जैसे सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल्स को रीजनल लेवल पर कुछ एग्जेम्पशन थी वो खत्म हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम है। वहां पर कुछ चीजों के रेट बढ़ जाएंगे जिनमें टैक्स बढ़ गए, जैसे ऑटो पार्ट्स पर रेट कुछ और थे, अब टैक्सेशन में रेट में कुछ और आ गया। जैसे अगर आप समझे कपड़ा व्यापारी हैं, पहले टैक्स रेट नहीं थे या 0% थे या कई स्टेट में बहुत कम थे, अब वो टैक्सेशन रेट ज्यादा आ गए। मान लीजिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई सामान खरीदते हैं, आपने स्टेशनरी खरीदी, अब इस स्टेशनरी पर जो वैट गया है उसका आपको ग्रेड नहीं मिलता है, लेकिन जीएसटी में इसका भी ग्रेड मिलेगा। आप एक व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, आपने जो भी सर्विस ली उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है सर्विस टैक्स का, जीएसटी में आपको उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। तो जब टैक्स जो भी आपने पे करा है उस सबका क्रेडिट मिल जाएगा तो आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, यानी टैक्स के ऊपर डबल टैक्स नहीं पड़ेगा। ये कास्केडिंग इफेक्ट है। सर आपने एरिया बेस्ड एग्जेम्पशंस की बात की, जैसे आपने होटल इंडस्ट्री की बात की, आपने ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात की, आपने ग्रेन इंडस्ट्री की बात की, आपने कपड़ा व्यापारियों की बात की। सर एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन पहले क्या थी और अब क्या नहीं मिलेगा जीएसटी में? एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन थी, पहले कोई भी स्टेट अपने एरिया को डेवलप करने के लिए एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन देता था। अब प्रॉब्लम यह है जीएसटी में प्रोविजंस ये हैं कि उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, रीइंबर्समेंट स्कीम स्टेट को देनी है। अब स्टेट देंगी नहीं देंगी, उन्होंने मान लीजिए 10 साल के लिए प्रॉमिस कर रखी थी, 5 साल के लिए प्रॉमिस कर रखी थी, अभी 8 साल या 4 साल बचे हुए हैं, तो वो प्रॉमिस था वैट में, सेल टैक्स में, लग्जरी गुड्स में, लग्जरी टैक्स में। अब इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं। कंफ्यूजन की वजह से विरोध ज्यादा हो रहा है। सर मतलब आपका कहना है कि कंफ्यूजन ज्यादा है, विरोध इसलिए ज्यादा हो रहा है? जी सर अगर हम ऑटोमोबाइल पार्ट्स व्यापारियों की बात करें तो उनका कहना है कि पहले हमारे ऊपर एसएसआई एग्जम्पशन थी तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ता था, 1.5 करोड़ तक के व्यापारी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब उन पे टैक्स हो गया है। वहीं सरकार की दलील है कि ऑटो पार्ट्स के व्यापारियों पे ओवरऑल 31% टैक्स था, हमने तो कम कर दिया है, हमने तो 28% टैक्स कर दिया है। देखिए जो आप बात कर रहे हैं दोनों अपने अपनी जगह बिल्कुल सही है। जो व्यापारी एक्साइज मैन्युफैक्चरर था और वो एसएसआई एग्जेम्पशन ले रहा था, 1.5 करोड़ से कम की उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी, तो उसका टैक्स एक्साइज तो 0 था, सिर्फ वैट वो दे रहा था। जब और गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ये मानकर बैठी है कि सारे लोग एक्साइज पूरा दे रहे थे क्योंकि सब 1.5 करोड़ के ऊपर थे। ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारे लोग व्यापारी ट्रेडर्स ऐसे थे जो मैन्युफैक्चरर तो थे और ट्रेडिंग भी कर रहे थे, लेकिन उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, सो दे वर पेइंग ओनली वैट और सेल टैक्स। तो दोनों अपने अपनी जगह सही है। देखिए पहले एक्साइज लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, वैट लगता था, अब केवल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, एक्साइज 0 हो गया है, लेकिन सिर्फ वैट में जो जीएसटी है उसमें एक्साइज का कंपोनेंट भी है, नाम उसका बदल गया है क्योंकि वो पूरी तरह क्रेडिटेबल है, आईटीसी मिलेगा पूरे का। सर आप कह रहे हैं कि जेटली जी ने सेक्टोरल कमिटीज बनाई हैं। सर पिछले दिनों में हमने कवर किया, टाउन हॉल में विरोध प्रदर्शन था, करोल बाग में विरोध प्रदर्शन था, टाउन हॉल में ग्रेन एसोसिएशन और कपड़ा व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन था, करोल बाग में स्कूटर ट्रेडर एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन था। सर अगर ये कमिटीज बनी हुई हैं तो एशिया की लार्जेस्ट मार्केट जो कि करोल बाग में है, उन लोगों से बात क्यों नहीं की जा रही? देखिए गवर्नमेंट अभी लॉ ही फाइनल नहीं कर पाई तो वो आगे आकर समझा ही नहीं पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं 1 जुलाई की डेडलाइन बहुत जल्दी आ रही है और गवर्नमेंट को लॉ कम से कम 3 महीने पहले फाइनल कर देना चाहिए था। अभी भी वक्त है, लॉ सही है, कुछ चीजें बची हुई हैं, उसे कंप्लीट करके ट्रेडर्स यूनियन से बात करें और अपनी बात समझाएं। 1 जुलाई की डेडलाइन को आगे लेकर जाना चाहिए उनको। सर आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि 1 जुलाई से जीएसटी इंप्लीमेंट ना हो? मैंने ये नहीं कहा, मैं तो ट्रेडर्स को समझ में नहीं आ रहा इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें टाइम चाहिए ट्रेडर्स को समझने का। और गवर्नमेंट भी अगर आज लॉ फाइनल करती है और 10 दिन बाद लॉ नया पूरा इतना बड़ा रिफॉर्म अगर आप बात कर रहे हैं, आपने भी कहा सबसे बड़ा रिफॉर्म है, तो क्या सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म 10 दिन में लोग समझ जाएंगे? सरकार ने ये कोशिश नहीं की, आपका कहना है, लोगों को समझाने के लिए कि जीएसटी आखिर है क्या, उसके प्रोविजंस क्या हैं? दिक्कतें सारी इसी बात को लेकर। पहले सरकार तो समझ ले कि है क्या, वो करना क्या चाहती है। व्यापारी तो बाद में समझेगा, पहले आप तो फाइनल कर लो कि लॉ क्या है।
सर एक और प्रश्न जो आ रहा है, एक यक्ष प्रश्न अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि पहले अलग अलग लॉज में अलग अलग टैक्स था। कई बार अगर हम एक्साइज की बात करें तो जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरर की प्रेमाइसिस से माल निकला, टैक्स दे दिया गया। वैट की अगर हम बात करें, दुकान से माल निकला, टैक्स दे दिया गया। सर्विस की बात करें, सर्विस प्रोवाइड हुई तो टैक्स दे दिया गया। सर्विस में अलग अलग रूल थे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन की टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस के रूल्स थे कि कौन सी प्लेस पे टैक्स लगेगा, सर्विस प्रोवाइडर पे लगेगा या सर्विस रिसीवर पे लगेगा। जीएसटी आ गया है, अलग अलग लॉज को उन्होंने कंबाइन किया है। 9 टैक्स लॉज को अगर कंबाइन किया है तो उनके अलग अलग प्रोविजंस। अब सर जीएसटी में किसको टैक्स देना होगा, किस टाइम पे देना होगा? देखिए जीएसटी में प्लेस ऑफ प्रोविजंस, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो सब फिर भी इनबिल्ट है, वो उसी में दे रखे हैं, अलग से रूल नहीं बना रखे, इसी में इनबिल्ट कर रखे हैं। लेकिन एक समस्या ये है जो आप कह रहे हैं कि कौन देगा टैक्स, रिसिपेंट देगा या सर्विस प्रोवाइडर देगा। देखिए वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस है, आरसीएम का, वो फिर भी यहाँ कवर्ड है, सेक्शन 9(3) में कवर्ड है। समस्या तो 9(4) में है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में कवर्ड है। किसी भी रजिस्टर्ड डीलर ने अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा या सर्विस ले ली तो उसे उसका रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना होगा। तो 20 लाख की लिमिट तो किसी काम की नहीं रही। लेकिन अगर आप देखिए आरसीएम में सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में आने के बाद जो से सामान ले रहा है या जो सर्विस ले रहा है उसको टैक्स देना है। तो फिर कोई आदमी ऐसे आदमी से डीलिंग ही क्यों करेगा जो रजिस्टर्ड नहीं है? तो 20 लाख की लिमिट की कोई वैल्यू नहीं रही, यानी हर आदमी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर एक और इसमें कंफ्यूजन है बहुत सारे व्यापारियों को कि इसमें ई बिल का कंसेप्ट आ गया है, हमें हर एक बिल की एंट्री करनी पड़ेगी। यस सर, एक बिल की एंट्री करनी पड़ेगी। ई बिल, आप ई वे बिल की बात कर रहे हैं, जो सप्लाई ऑफ गुड्स, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा वो कवर होना है। अगर हम सारी बातों को कंबाइन करें और ये जानने की कोशिश करें, हमने सेक्टर वाइज भी बातें की, आप कह रहे हैं कुछ चीजों के रेट भी कम होंगे। सर सेक्टर वाइज रेट बढ़ेंगे, कुछ सेक्टर में कम होंगे। सर ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट है? सामान महंगा होगा या सामान सस्ता होगा? ये यक्ष प्रश्न है सर, ये फ्यूचर में पता चलेगा सामान महंगा होगा या सस्ता होगा। ये इंप्लीमेंटेशन के ऊपर है। अगर सही से इंप्लीमेंट हो गया तो जीडीपी भी आगे जाएगी और सामान भी सस्ते होंगे। अगर ये सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो महंगाई आसमान छुएगी और इनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमने हमारे एक्सपर्ट से बात की, इन्होंने हमें यह बताया कि सरकार एक प्लानिंग नहीं कर पा रही है उसे इंप्लीमेंट करने की। बहुत सारे लूप होल्स हैं, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। सामान महंगा होगा या सस्ता होगा, जीडीपी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये सारे सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। आप हमें ज्वाइन करते रहिएगा इस टॉक शो में। ये जीएसटी के ऊपर सीरीज हम चालू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल।